Hello everyone, this is the Doctor Daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना आर्टिकल फर्स्ट। ओके जी, तो हम इसमें आर्टिकल सेकंड पढ़ रहे थे। आर्टिकल सेकंड आप लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिवाइज करते हैं जो हमने आर्टिकल सेकंड में पढ़ा था। आप लोगों ने आर्टिकल फर्स्ट को पूरा तैयार कर लिया है ना? सभी लोगों ने आर्टिकल फर्स्ट को अपने तैयार करा हुआ है या नहीं? डेली आपको याद करते हुए चलना है, क्वेश्चन लगाते हुए चलने हैं। लास्ट में चैप्टर हो जाएगा, मैं इसका एक टेस्ट लूँगी और जितने भी PYQ हैं सब पूरी PYQ मैं क्लास में आपको कराऊंगी सॉल्व। ओके जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं। अपना फोकस के साथ हो जाओ। पहले रिवाइज करेंगे जो भी हमने आर्टिकल सेकंड में कल थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, देन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, चलिए। तो आर्टिकल सेकंड में हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल फर्स्ट में हमने पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्ट प्रोडक्टेबल और मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म थी पीरियोडिक टेबल की। आर्टिकल सेकंड में ये बताया गया है कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के आने से पहले जैसे जैसे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया गया था उसको बताया गया था। पहला बताया गया था डॉवर्नियर-ट्राइड रूल। डॉवर्नियर-ट्राइड रूल ने बताया था कि एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड एटॉमिक अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास फर्स्ट एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास थर्ड का मीन निकालते हैं। फिर एटॉमिक मास मिडल का क्या आ जाएगा, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, डॉवर्नियर-ट्राइड रूल के ऊपर क्वेश्चन आते थे। 3 एलिमेंट दे देते थे आप लोगों को और पूछते हैं कि डॉवर्नियर-ट्राइड फॉलो करता है या नहीं करता है। तो या तो आप मिडल एलिमेंट का वो निकालो एटॉमिक मास, पहले तीनों एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालो। अगर वो सेम आ रहा है तो डॉवर्नियर-ट्राइड रूल फॉलो हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि आप लोगों को टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। आपका जो एग्जामिनेशन है आपको पॉइंट सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को ट्रीट करना होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन को देने के लिए। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी। जो भी आपके पास डॉवर्नियर-ट्राइड में जो भी आपके पास 3 एलिमेंट दिए हैं ना, मिडल वाले एलिमेंट से दोनों एलिमेंट का क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो एटॉमिक नंबर का। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है तो डॉवर्नियर-ट्राइड रूल फॉलो कर रहा है, और अगर एटॉमिक नंबर सेम नहीं आ रहा है तो डॉवर्नियर-ट्राइड रूल फॉलो नहीं करेगा। सेकंड मैंने बताया था टेलोयूरिक हेलिक्स टेबल, जिसको क्या बोला था, सिलेंड्रिकल टेबल बोला था। किसने दिया था इसको, डी चेन कॉर्टिस ने। वेरी गुड। और ये किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक मास पर। मैंने एक फंडामेंटल ट्रिक बताई थी, जब तक मॉडल पीरियोडिक टेबल की बात नहीं होती तब तक आप एटॉमिक मास को ही बेस मानोगे। ओके जी, क्लियर है सबको? चलिए जी। थर्ड मैंने बताया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड साहब ने क्या बताया था, न्यूलैंड साहब ने बताया था, इन्होंने पहली बार क्लासीफाई किया कि इन्होंने क्या करा कि जो एलिमेंट्स थे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया। लेकिन ये सिर्फ 20 अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद नहीं वैलिड था। इन्होंने बताया था जो फर्स्ट एवरी जो 8 एलिमेंट होता है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। लाइक जैसे कि हम म्यूज़िक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सा रे गा मा पा सा, 7 जो वर्ड्स होते हैं इसमें जो लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड के सिमिलर होता है। ऐसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ ने बताया था कि जो एवरी 8 एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ये बताया था न्यूलैंड साहब ने। चलिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन आता है या तो डॉवर्नियर-ट्राइड रूल से क्वेश्चन आएगा या फिर लॉथरमेयर कर्व से आएगा। लॉथरमेयर कर्व में जैसे कि कर्व की बात हो रही है तो यहाँ पर जरूर ग्राफ के बारे में डिस्कस किया होगा। इन्होंने ग्राफ बनाया था बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास के बीच। जिन्होंने क्वेश्चन आता है कि टॉप पर किसको रखा गया, टॉप पर रखा गया था एल्कलाइन मेटल्स को। किसको बोला था एल्कलाइन मेटल्स,
फर्स्ट ए को, जो कि क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। बॉटम पर क्या रखा गया था, मेटेनॉइड्स, एंड असेंडिंग पर क्या रखा गया था, हेलोजेंस, वेरी गुड। एंड डिसेंडिंग पर क्या रखा गया था, सेकेंड ए। सेकेंड ए को क्या बोलते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हेलोजेंस। हेलोजेंस को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था, कमेंट में बताना जरा क्यों बोलते हैं हेलोजेंस को, मुझे कमेंट में बताओ। हेलोजेंस का एक और नाम दिया था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मैंने बात करी थी जब तक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात नहीं होती तब तक हम एटॉमिक मास को ही बेस मानेंगे। अब आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके जी, चलिए, किसी को यहाँ तक डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। अब PYQ आपको डेली लगाना है, अगर आप PYQ नहीं लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। फिर डेली अगर आप 50 नहीं लगा पा रहे हो तो 20 का टारगेट बनाओ, लेकिन कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे नहीं है आज पढ़ लिया 5 दिन की छुट्टी, नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। भले ही 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा वो डेली पढ़ना है, बीच बीच में नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिए देन नहीं पढ़ा, नहीं, डेली कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, तो किसी को कोई भी डाउट आता है आप लोग PYQ करो। मैं PYQ सारे क्लास में डिस्कस कराऊंगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अगर अभी करा दूंगी तो आप लोगों को डाउट आएंगे, बट जहाँ तक मैंने करा दिया वहाँ तक तो आप लगा सकते हो। चलिए जी, पढ़ते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ में बताया गया है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शंस होती है ऑफ देयर एटॉमिक मास की। इट स्टेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। चलिए, क्या बताया था, पहली बार मेंडलीव ने थोड़ा क्लासिफाइड ढंग से किया था एज कम्पेयर टू, अभी हम 4 साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं उनके कंपैरिजन में। इन्होंने क्या किया गया, फर्स्ट से 8 तक क्लासीफाई किया गया, प्लस 0 ग्रुप भी क्लासीफाई किया गया, जिसको क्या बोला था, नोबल गैसेस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर ही बेस्ड थी। ठीक है जी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, टोटल 63 एलिमेंट थे। इन्होंने क्या किया गया था, 7 हॉरिजॉन्टल रोज में क्लासीफाई किया गया था, जिसको इन्होंने बोला था पीरियड, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स प्लस 0 ग्रुप्स में, 0 ग्रुप बोला है नोबल गैसेस को, उसमें क्लासीफाई किया गया। ठीक है जी, 7 तक तो इन्होंने क्या किया, A एंड B में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि फर्स्ट से लेके 7 ग्रुप तक उनके भी सब ग्रुप बनाए गए। जैसे कि मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, इनके भी सब ग्रुप बनाए गए। A एंड B 2 में क्लासीफाई किया गया। ओके जी, जिसमें कि A में किसको रखा गया, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। चलो बताओ तो, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोला था, S एंड P ब्लॉक को बोला था, लेकिन 18 ग्रुप को नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बोला था। नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की क्या देखकर बनाया गया था, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताओ जल्दी मुझे। इसकी आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते, लेकिन जो पेनल्टीमेट शेल होती हैं या प्री पेनल्टीमेट शेल होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। क्लियर जी। और इसमें जो बी ग्रुप था, बी ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला था, डी ब्लॉक को। फिर से दोनों, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, इसमें जो मेंडलीव साहब थे उन्होंने क्या करा, फर्स्ट टू 7 तक क्लासीफाई किया गया, फर्स्ट टू 8 तक क्लासीफाई किया गया, प्लस 0 ग्रुप भी इन्होंने डिस्कवर कर दिया था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट से लेकर 7 तक सब ग्रुप बनाए गए। 2 सब ग्रुप बनाए गए, ए एंड बी। ए में इन्होंने रखा नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एंड इन्होंने उसमें क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टू 7 ए एंड बी बनाया गया था, ए में रखा गया था नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एंड बी में क्या रखा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, जिसमें 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया। ओके जी, ये लिखा है इधर कि जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप में 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
8th ग्रुप को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें उन्होंने 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। चलिए, लेकिन मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके एडवांटेज भी थे और उसके डिसएडवांटेज भी थे, इसलिए इसको मोस्ट प्रोडक्टेबल नहीं बोला गया था। लेकिन लॉन्ग फॉर्म के आने से पहले तो ये मोस्ट प्रोडक्टेबल ही थी ना, क्योंकि बाकी जो साइंटिस्ट थे उसके कंपैरिजन में इन्होंने पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप्स के बारे में डिफाइन किया गया, पीरियड्स के बारे में डिफाइन किया गया। पहले ही साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने कोशिश करी पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने की ग्रुप्स और पीरियड्स में। ठीक है जी, तो इसकी मेरिट्स क्या थी? मेरिट्स मतलब होती है एडवांटेज। इसकी एडवांटेज ये थी, कुछ एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग किन किन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया था, तो उसको याद करने की ट्रिक है यू बेईमान इंसान गोल्ड पर, यू बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ओके जी, क्लियर है? चलिए, सेकेंड एडवांटेज था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, इन्होंने क्या कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए थे, छोड़ दिए गए थे। उसके मतलब बीच में साइड में क्या आएगा, या फिर उसका प्रेडिक्शन मतलब एक का मतलब उसको छोड़ दिया गया था बीच में। ओके जी, उसको क्या गया था, बीच में छोड़ दिया गया था, तो उसका प्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स किया गया था। इसको याद करना है, ये वाला क्वेश्चन आया है नीट्स में, आप देख लेना PYQ में। ऐसे याद करना है, सीता, गीता, आलू, गाजर, BSc और MTech। पीरियोडिक एलिमेंट था सिलिकॉन, जिसका रियल नेम जी रखा है, ZE। ओके, जर्मेनियम। एल्यूमिनियम, जिसका रियल नेम रखा गया गैलियम। बोरॉन, जिसका रियल नेम ऑफ एलिमेंट था स्कैंडियम। मैग्नीज, जिसका रियल नेम ऑफ एलिमेंट था टेक्नीशियम। तो इसको याद कैसे करोगे? सीता, गीता, आलू, गाजर, BSc, MTech। मतलब कुछ एलिमेंट्स के गलत नाम रख दिए गए थे, उसका प्रोडक्शन, उसकी जांच की गई थी। ओके जी, क्लियर है? तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल को फिर से रिवाइज करते हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको पहली बार मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप एंड पीरियड्स में क्लासीफाई करने की कोशिश की। इन्होंने फर्स्ट से लेकर 8 तक ग्रुप बनाए और उन्होंने जीरो ग्रुप भी बनाया, जिसमें फर्स्ट से लेकर 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ए में रखा गया नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड बी में रखा गया, किसको रखा गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, A, B एंड C, जिसमें रखा गया 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके जी, फिर इसके क्या इसकी एडवांटेज क्या थी? कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का करेक्शन किया गया। कौन से एलिमेंट थे? यू बेईमान इंसान गोल्ड पर। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट का पोजीशन गलत हो गया था, उसका प्रोडक्ट किया था, उसका प्रोडक्शन किया था। ऐसे याद करना है, सीता, गीता, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आलू, गाजर, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद MSc, मैग्नीज एंड स्कैंडियम, MSc नहीं है, BSc है, बोरॉन, स्कैंडियम एंड MTech, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम। चलिए जी, अब इनके एडवांटेज है तो इनके डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसके सारे एडवांटेज ही हो, है ना। लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसके एडवांटेज ही एडवांटेज हो, कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो देखिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के क्या डिसएडवांटेज थे? इन्होंने हाइड्रोजन की इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन? देखो, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन फर्स्ट, नो डाउट फर्स्ट ए में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट ए के ग्रुप भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और 17 ग्रुप के भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। या तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -1 से +1 तक बिलोंग करती है। ओके, तो जो हाइड्रोजन होता है वो फर्स्ट ग्रुप से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और 17 ग्रुप से भी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का पहला डिसएडवांटेज था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं, क्या होते हैं आइसोटोप्स? मुझे बताओ जल्दी फटाफट। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स रखा गया। आइसोटोप्स को एक ही में रख दिया गया। जब आइसोटोप्स क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन ये तो एटॉमिक मास पर डिफरेंट एटॉमिक मास पर बेस करती है, लेकिन आइसोटोप्स में तो एटॉमिक मास सेम है ना, इसलिए इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पहला डिसएडवांटेज था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ
हाइड्रोजन, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। थर्ड था नो डाउट मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो उसके किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया गया था। कौन कौन से एलिमेंट थे वो ऐसे याद रखना है, आर्गन एंड पोटेशियम, टेक्नीशियम एंड इंडियम, थोरियम एंड पैलेडियम, कोबाल्ट एंड निकल। याद कैसे करेंगे, ये याद करना है, क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। आमिर खान मतलब आर्गन एंड पोटेशियम, तेरी इच्छा टेक्नीशियम एंड इंडियम, ठंडी पेप्सी थोरियम एंड पैलेडियम, क्यों नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, इससे याद करना है। ओके जी, तो फिर से रिवाइज करो फटाफट से। पहला डिसएडवांटेज क्या था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों था हाइड्रोजन की पोजीशन, क्योंकि ये फर्स्ट ए की भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और सेकंड ए की भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा था जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स की इनकरेक्ट पोजीशन भी एक डिसएडवांटेज थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। थर्ड था कुछ एलिमेंट्स नो डाउट जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को ऐसे रख दिया गया मेंडलीव ने जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया। तो ये तो इसका एक डिसएडवांटेज हो ना। कौन से एलिमेंट थे वो, तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, एंड इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की कहाँ पोजीशन सही है, उनको थर्ड ग्रुप के 6th and 7th पीरियड में रखा गया है, उनके लिए कहाँ ग्रुप बनाया गया है। लेंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करते थे, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, एंड एक्टिनॉइड्स थर्ड ग्रुप के 7th पीरियड में रखे गए, 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। ओके जी, चलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल खत्म। देखो फिर से रिवाइज करते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे की क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शंस होती है। ओके जी, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बताया गया था, कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया था, मैंने बताया आपको। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने थोड़ा सोचा ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए। इन्होंने फर्स्ट से लेकर 8 तक ग्रुप बनाए और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए जिसको बोला पीरियड्स, एंड इन्होंने 0 ग्रुप की भी डिस्कवरी कर दी थी। जिसमें कि फर्स्ट से लेकर 7 तक जो एलिमेंट्स थे उसमें 2 ग्रुप को रखा गया, ए एंड बी। ए में रखा गया, किसको रखा गया ए में, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, एंड बी में किसको रखा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। वेरी गुड। जबकि जो वो थे क्या कहते हैं 8th ग्रुप में 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया जिसमें कि 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया। ओके जी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 63 PYQ आया हुआ है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या एडवांटेज थे, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का करेक्शन हुआ। कौन कौन कैसे याद रखना है, यू बेईमान इंसान गोल्ड पर। एंड सेकंड, कुछ एलिमेंट जो छोड़ दिए गए थे उनका डिस्कवरी की गई। कौन कौन से थे वो, सीता गीता, आलू गाजर, BSc एंड एमटेक। ओके जी, चलिए डिसएडवांटेज क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। पहला, जल्द फोकस के साथ हो जाओ बिल्कुल। डिसएडवांटेज क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, पहला इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, थर्ड कि नो डाउट जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को जो बेस्ड माना गया है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में माना गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया गया। ये इसका मोस्ट डिसएडवांटेज था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। वो कौन कौन से एलिमेंट थे जिसको उसके डिक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्लासिफाई किया गया, कौन कौन से थे, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, इससे याद करोगे। फोर्थ था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं बनाया गया, उनको थर्ड ग्रुप के ही 6th and 7th पीरियड में रखा गया। जबकि आपको पता है ना कि 6th और 7th में जो एलिमेंट आता है वो तो प्रॉपरली डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, उसको तो इन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अलग से छुपा कर रख दिया है। ओके जी, क्लियर है सबको। चलिए लास्ट पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब जी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये लास्ट है, इसके बाद ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, पूरा पहला आर्टिकल लॉन्ग फॉर्म के ऊपर ही था, बिल्कुल एक तरीके से ब्रॉड तरीके से पढ़ा और उसी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसके PYQ लगाते हुए चलना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ
किसने दिया था? मॉसले ने दिया था। अगर अच्छा मुझे बताओ तो एक क्वेश्चन कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? किस साइंटिस्ट ने दिया था? रैंग एंड वर्नर। किसने दिया था? रैंग एंड वर्नर ने दिया था। और वो किस पर बेस्ड था? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी के ऊपर। मैंने एक फंडामेंटल ट्रिक बताई थी कि जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात ना हो ऑलवेज एटॉमिक मास को ही बेस्ड मानेंगे। क्लियर है? अब आ गए जी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये किसने दिया था? मॉसले ने दिया था। देखिए इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को कैसे क्लासिफाई करोगे? क्या होता है एटॉमिक नंबर? किसी एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर को क्लासिफाई करता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पहला पॉइंट किसने दिया था? ये क्वेश्चन आता है तो किसने दिया था? मॉसले ने दिया था। एंड सेकेंड पॉइंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एक स्टेटमेंट बताई गई, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का रूट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z माइनस बी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z माइनस बी के। जब इस हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और कांस्टेंट आता है। तो जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया a। इसको ओपन करेंगे, a का मल्टीप्लाई z से करो, a z माइनस a b। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। कोई चक्कर नहीं है, ग्राफ्स नहीं आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे अभी आगे, ग्राफ्स अभी खुद ही बना दिया करोगे। ठीक है? बिल्कुल ब्रॉडली पढ़ाया गया है उसमें, ग्राफ्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी? तो देखो तो ये इक्वेशन क्या बनती है? फ्रीक्वेंसी का रूट ए जेड माइनस ए बी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का c जो होता है ना, ये क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट, एंड जो m होता है ये होता है स्लो। तो इसकी इंटरसेप्ट नेगेटिव है इसलिए इस ग्राफ को नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है? तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? हमें ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। तो y एक्सिस पर आ गया फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस पर आ गया z। तो इसका स्लोप क्या हो गया? a पॉजिटिव में, इंटरसेप्ट क्या हो गई? नेगेटिव में, माइनस AP। ओके जी? तो चलिए ये आर्टिकल आपका अभी यहीं ख़त्म होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आर्टिकल 3 हम कल ही स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 3 ब्रॉड है और सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट एंड थर्ड आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक आप लोग याद करते थे, लेकिन अब आप पढ़ना आर्टिकल 3 में कैसे एटॉमिक रेडियाई निकालोगे, कैसे आयनिक रेडियाई निकालोगे, कैसे मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे, कैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, कैसे कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए कैसे पहचानोगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, कैसे बताओगे, कैसे आईपी निकालोगे, कैसे ईए निकालोगे, कैसे ईएन निकालोगे, सारे क्वेश्चंस को ट्रीट करना बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। अभी तक किसी को डाउट है इन 2 आर्टिकल्स में तो मुझसे पूछ लो फटाफट, जल्दी से पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? चलिए आपका आर्टिकल 2 खत्म होता है। आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल 3 में अभी करा दूंगी तो फिर आप आर्टिकल 2 को छोड़ दोगे, उस पर लग जाओगे। तो आर्टिकल 3 हम कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और कल से कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना। अगर कल से आपने कोई भी क्लास स्किप करी तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो छूट जाएगा। ठीक है? तो PYQ करते हुए चलना है। आर्टिकल हो जाए दो 3, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ पूरे PYQ। कम से कम मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि क्लास में आपको मोर देन 100 क्वेश्चन करा दूंगी। ओके जी? तो चलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर मुश्किल है। लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके जी?
तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो। ओके जी, तो उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हो सके तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। ओके जी, तो चलिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।